Hello everyone. We are going to complete the July monthly magazine of Vision IS. Okay, and in this, my name is Mayank, and in this, what we are going to do is this is Vision monthly magazine, as you all know, है ना. जुलाई महीने की मैगजीन है ये, and we are going to complete this magazine one by one. We will take, for example, if we start for today, I am trying to make this session for 2 hours, and I'm trying to do at least a polity and IR, and if possible we can also complete economy. ठीक है. The purpose of this video is to make you explain ki what are different things, and also we will read alongside. This is a new initiative I have started, and because I think there are many people who फील कि एक पुश चाहिए होता है ना. एक पुश चाहिए होता है जब वो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अकेले बैठे बैठे लोग बोर हो जाते हैं, है ना, पढ़ते टाइम. कई बार होता है, बट इवन व्हेन आई एम डूइंग दिस आई एम ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद यू. यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद मी थ्रू योर कमेंट्स, एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इंटरेक्टिव, है ना. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स दैट आर गिवन. फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिफरेंट टॉपिक्स दे रखे हैं ये भी न्यूज़ के अंदर है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव. दोनों पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है ना. तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि प्रीलिम्स वाला वी विल हाईलाइट विद द ग्रीन पोर्शन एंड द मेंस वी विल हाईलाइट विद येलो पोर्शन. ठीक है, हम साथ ही साथ हाईलाइट करते हुए चलेंगे. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जब आप एग्ज़ाम के, मैं ये PDF आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, या फिर एग्ज़ाम के 1 वीक पहले देखोगे, तो ये जो मार्कर्स हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, है ना. दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ जुलाई monthly magazine and we will try to finish in 2 hours. Okay, 2 hours में जितना हो सकता है उतना करते हैं, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स कम टू स्पेशल पैकेजेस पॉलिटी के अंदर. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, and number 1 is the special packages. So what is the special packages? So recently the Chief Minister of Bihar and Andhra Pradesh have demanded special financial packages for the respective states. ठीक है, अब ये बताओ कि what is the special packages? So special package were announced earlier in Union Budget 2024-25 में. So announcements किसके ऊपर बने हैं? सो अनाउंसमेंट्स बने हैं हमारे इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के ऊपर. ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो दीज अनाउंसमेंट्स वर मेड ऑन राइट. सो दीज अनाउंसमेंट्स वर मेड फॉर इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, है ना. फाइनेंशियल सपोर्ट 11,500 करोड़ का मिला है. प्रोजेक्ट्स लाइक कोसी, मेची, इंट्रा स्टेट लिंक एंड अदर स्कीम्स इन बिहार. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, पूर्वोदय, लाइक विकास भी विरासत भी, ये भी एक प्लान है. प्लान फॉर एंडोमेंट रिच स्टेट्स इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत. देन यू हैव अपडेट फॉर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014. अभी जो बिहार और आंध्र प्रदेश ने डिमांड किया है, ये एक अपडेट भी है फॉर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014. अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वी हैव फाइनेंशियल सपोर्ट of 15,000 crore and it will be arranged for the year 2024-25. Then you have completion of Polavaram irrigation project ensuring food security of the nation. Then essential infrastructure such as water, power, railway, roads in Koparthi node on the Visakhapatnam Chennai. अब ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना. विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओरकावाल नोड ऑन हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. तो यहाँ पे what we are going to do, we are going to construct essential infrastructure like water, power, railways, roads in the Koparthi node. Okay, so यहाँ पे भी important है, and this is under the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. अब important आएगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि what is the special packages होते क्या हैं. तो special packages refers to support provided to states facing geographical and economic challenges
ऑफरिंग देम एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर बेनिफिट्स। तो इस देखो पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जब अपन मीन्स 365 या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, सो व्हाट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद इज़ कि हम लिमिटेड पढ़ें और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हम निकाल लें, ठीक है। लिमिटेड पढ़ के मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हमें निकालना है, दिस इज़ आवर आइडिया। सो देखो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है बिहार और आंध्र प्रदेश ने किया है। फिर स्पेशल पैकेजेस किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेशल पैकेजेस क्या होते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। फिर दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस हैं दैट एड्रेस द इशू ऑफ स्पेसिफिक स्टेट्स दैट हैव स्पेशल स्टेटस विद रिगार्ड टू सर्टेन मैटर्स मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल हमारा 371 से लेके 371A to H are important. On the contrary, special packages are purely discretionary. They may be need based, but the need is not proximate reason for granting special package. Now, additional grant under Article 382, which falls under miscellaneous financial provisions. Article 282 discretionary grants are also important. Empowers both the center and state to make any grants for any public purpose, even if it is not within the respective legislative competence. ठीक है, तो ये हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आर्टिकल बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्पेशल पैकेज हमारे प्योरली डिस्क्रिशनरी होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे देर इज़ नथिंग लाइक कि स्टेट ने डिमांड कर दी तो देना ही पड़ेगा। इट इज़ डिस्क्रिशनरी एंड इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि तभी तो ये स्पेशल पैकेज डिमांड कर रहा है बिहार और आंध्र प्रदेश। किससे डिमांड कर रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है ना। Now, what is a need for special packages to states? सबसे पहले इसका जो काम होता है, it wants to offset the physical shock, for example the revenue grants to Andhra Pradesh after bifurcation. Also, it wants to rebuild infrastructure and provide relief. It wants to channelize the resources in poorer regions. Okay. ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लाइक बिहार गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एट 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ ओवर 5 years आर रिक्वायर्ड for the welfare of 94 lakh crore poor families. Now, to address the continued revenue deficit in several states, for example, since 2015-16, 7 states have persistently reported revenue deficits. ठीक है, now let us talk about what are the implications. अब implication वाला जो portion है, this is purely मीन्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है? प्रोवाइडिंग स्पेशल पैकेज वुड पोटेंशियली इंक्रीज फिजिकल बर्डन, इंक्रीज कर देगा फिजिकल बर्डन को ऑन द स्टेट एंड ऑल्सो अदर स्टेट्स। सेकेंड इज गवर्नेंस के इशूज़। सो इम्प्लीकेशन स्पेशल पैकेज से गवर्नेंस के इशूज़ बढ़ जाएंगे, लाइक मिसमैनेजमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन, लीकेज ऑफ फंड्स, है ना, अगर उसको ढंग से यूज़ नहीं किया गया पुअर गवर्नेंस की वजह से। ठीक है, फिर डिपेंडेंसी में क्या होगा? शॉर्ट टर्म गेन्स होंगे फ्रॉम स्पेशल पैकेज एंड ये डिस्करेज करेंगे आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लॉन्ग टर्म के अंदर। व्हाट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो हो गए, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में डिपेंडेंस बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एज कम्पेयर टू द क्योंकि उनके ऊपर डिमांड ज़्यादा आएगी, सो दे विल बिकम डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल असिस्टेंस, है ना, बिकम डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल असिस्टेंस। ठीक है, देन अगला है हमारा व्हाट इज़ फेडरल इशू, है ना, फेडरल इशू आएगा। व्हाट इज़ फेडरल इशू? देखो उतना ही हाईलाइट करेंगे जितनी ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज़ फेडरल इशू? So federal issue is unequal or politically motivated distribution of special packages, and it can strain relationship between the central and state government. Further, states not receiving special packages might feel neglected, leading to interstate and center-state conflict. है ना? Yes, ये वाला important है, states not receiving. Yes, इन्होंने एक बात और important लिखी है कि these distributions might be politically motivated. Politically motivated distribution ये स्ट्रेन कर सकते हैं रिलेशनशिप को सेंटर एंड स्टेट के। ठीक है, नाउ सोशल अनरेस्ट हो सकता है। अब देखो स्पेशल पैकेज मिला तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स माइट लीड टू सोशल अनरेस्ट और डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि व्हाट आर द वे अहेड्स। वे अहेड क्या होते हैं? सो वी हैव फ्रेमवर्क में वी कैन डेवलप क्लियर ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर एलोकेशन, है ना। वी कैन डेवलप दिस objective framework based on measurable criteria like poverty, infrastructure, disaster impact, and to reduce influence of political lobbying.
ठीक है. वी कैन कस्टमाइज डेवलपमेंट प्लान्स. डेवलपमेंट प्लान को कस्टमाइज किया जा सकता है. दैट इज create customized initiative to meet each state's specific need focusing on area like infrastructure and employment. ये okay, this is framework. Then customized plan we have public private partnership. Public private partnership भी एक अच्छा तरीका हो सकता है अगर हमें स्पेशल पैकेजेस को अच्छे से मोबिलाइज करना है. दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना. प्राइवेट सेक्टर टू मोबिलाइज एडिशनल फंडिंग, वो एक्स्ट्रा फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. इट विल हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट बोथ. ना मॉनिटरिंग में क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म्स का यूज़ कर सकते हैं. ये लीकेजेस को प्लग करेगा, एड्रेस करेगा मिस यूज़ ऑफ फंड्स को एंड इंश्योर करेगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड सेंट्रल ग्रांट्स को. ना डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, आप ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करोगे, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड प्रायोरिटाइज करोगे स्पेंडिंग एज पर द लोकल नीड्स. इट कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर स्पेशल पैकेजेस. ये रिड्यूस कर सकता है आपके स्पेशल पैकेजेस की डिमांड को डिसेंट्रलाइजेशन करने से. अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन था, सॉरी फॉर दैट, जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंड किया है सेंटर को कि इट शुड नॉट इंटरवीन इन स्कीम्स where there is large externalities or national priorities are involved. Now where there are large national externalities or national priorities are involved, तो 14 फाइनेंस कमीशन सेंटर को मना करता है उन केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेशनल प्रायोरिटीज़ इन्वॉल्व हैं. उन केसेस में इट रिकमेंड करता है कि सेंटर खुद के डिसीजन ले. इट डज नॉट इंटरवीन इन दोज केसेस, है ना. It should intervene in those cases. It should intervene in those cases, right? Now next move forward to our next topic called auditing. So what is auditing, है ना? Let's understand what is auditing of local bodies. So why is this in the news? So recently International Center for Audit Local Governance ICAL was inaugurated in the Rajkot, Gujarat. Now local audit department was first created. अभी देखो ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि जो बॉक्सेस होते हैं छोटे से, ये सारे के सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ भी आ सकता है प्रीलिम्स में इसके अंदर से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इसको पढ़ो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो. देखो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट की बात हो रही है. वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1880 टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज. ऑडिट अभी क्या करता है, ऑडिट द अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल फंड्स बाय एन ऑफिस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नोन एज एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंट्स अटैच टू ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल. राइट. मोर ऑन द न्यूज़. It is the first in the country and aims to set global standard for local auditing, local governance bodies. ठीक है. अब वापस से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ICAL क्या होता है. ICAL इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑडिटर्स एंड विल सर्व एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर्स के लिए ICAL कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा. ठीक है. Now it enhances independence of local government. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. It acts as a knowledge center, think tank for addressing गवर्नेंस इश्यूज एट ग्रास रूट लेवल्स. ठीक है, इतना बहुत है. नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू व्हाट इज़ अ नीड फॉर ICAL इन इंडिया. सो नीड क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. चलो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज़ मेंस के पर्सपेक्टिव से. येलो वाला मेंस का था. ठीक है. So it enhances collaboration among 2.5 lakh panchayats and 8,000 urban local bodies. So 8,000 urban local bodies में and 2.5 lakh पंचायत में ये collaboration को enhance करेगा and exchange knowledge, promote best practices for etc. Also it will align with the global practices. अब जो global practices है उससे align करेगा. It will assist in local government in achieving SDGs. लोकल गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इन अचीविंग SDGs. इट विल फॉस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस. कम्युनिटी इंगेजमेंट को इन्हांस करेगा, है ना. ICAL. अब ICAL की फुल फॉर्म क्या थी. ICAL की फुल फॉर्म थी आई लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था. दिस इज आई लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट. ये तो ILAD है लोकल. सो हम पढ़ रहे थे ये ICAL ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस. दिस इज़ ICAL. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मैं रेड का भी थोड़ा यूज़ कम करूँगा बट ओके इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा मैं ऐसा करता हूँ क्या आई शुड नॉट यूज़ दिस रेड.
बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी यूज़ करेंगे, वी विल नॉट यूज़ दिस रेड, या क्योंकि मेरा भी पहला वीडियो है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड देन आई विल इंस्टेड यूज़ दिस, है ना, दिस इज़ बेटर, ओके वी विल यूज़ दिस, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑडिट क्या होता है। अब ये देखो पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 था, इसने पार्ट 9 11 शेड्यूल ऐड किया था और पार्ट 9A 12th शेड्यूल को ऐड किया था, विच कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। It mandates that state government constitute panchayats at village, block and district level and municipalities in form of municipal corporation, municipal council, nagar panchayat in every regions. Now in 2020, Ministry of Panchayati Raj developed audit online application to conduct online audit of panchayat accounts, ensuring accountability and utilization of funds at ground level. It has been awarded at World Summit for International Society Prizes 2023, Information Society Prizes 2023, ठीक है। और अब लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। आर्टिकल 243 इट एंश्राइन्स दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ टू लोकल बॉडी शुड बी देयर। देन आर्टिकल 243J legislature of a state may by law make provision with respect to maintenance of accounts of panchayats, ठीक है। Okay, and then you have article 243Z. 243Z is legislature of a state may by law make provision with respect to maintenance of accounts by municipalities. So हम article 9A में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 9A में पढ़ते हैं 11th और 12th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट auditing of local bodies. Now what are the current auditing mechanisms of local body? CAG's mandate for audit and local bodies flows from CAG's power duties and this act, CAG's power duties and condition of service act 1971, है ना। It is done through it exercises control supervision over proper maintenance of accounts and auditing for all the 3 levels of Panchayati Raj institutions, ठीक है। Now it is done through examiner of local fund accounts or director of local fund accounts DLFA, ठीक है। So examiner local fund accounts and director of local fund accounts DLFA in most states. So it audits utilization of funds granted by the state government to local bodies, ठीक है। Now let's understand कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़ की। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आती है। सो जब हम फाइनेंशियल बॉडीज़ लाइक ऑडिटिंग बॉडीज़ की बात करते हैं तो उससे क्या होगा, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। इट विल सेफगार्ड द पब्लिक फंड्स बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, corruption and financial mismanagement through rigorous scrutiny of expenditure adherence to regulations, ठीक है। Then we move forward कि performance evaluation बढ़ेगा। performance evaluation will increase, why? आपका जो critical performance evaluation है local bodies के अंदर, उसमें it will help, है ना। ऑपरेशन कंपेयरिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क्स। फिर सर्विस डिलीवरी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन है पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग टैंजिबल डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर, स्ट्रेंथन करेंगे लोकल बॉडीज़ को एंड फॉस्टर करेंगे ग्रासरूट डेमोक्रेसी को, ठीक है। देन वी हैव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ऑडिटिंग एक्टिविटी स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस बाय इंक्रीजिंग सिटीजन्स इंगेजमेंट, है ना, इंक्रीजिंग सिटीजन्स इंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रीलिम्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं मिड डे मील्स की, ठीक है। देन पब्लिक ट्रस्ट बढ़ सकता है। ऑडिटर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टिल कॉन्फिडेंस, ठीक है। देन यू हैव डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, इट विल ऑडिट ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शनरीज एड इन आइडेंटिफाइंग इशूज एंड इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
थोड़ी बहुत जैसे पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन चाहिए, टेलर्ड सॉल्यूशंस चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इट इज़ एम्ड एट एनर्जाइजिंग पंचायत एंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट एफर्ट्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ना टेलर्ड सॉल्यूशन में एक एग्जांपल दे रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ लोकल रोड्स एनहांस एक्सेस टू एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल्स इन डिस्ट्रिक्ट व्यारा गुजरात। या आप सीधा का सीधा मीन्स में यूज़ कर सकते हो। सॉरी, मेरे को इससे नहीं हाईलाइट करना चाहिए था, आई शुड हैव हाईलाइटेड दिस। यस, ये आप मीन्स में यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से उठा के ना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, इवन ये भी मेरे को येलो से ही करना चाहिए था, है ना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वी हैव ऑल्सो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूट 46% ऑफ PRI। अब ये आपके प्रीलिम्स और मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 46 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो PRI में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो देर इज दिस डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट डेवलपमेंट एट लोकल लेवल बाय इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स लीडिंग टू टैंजिबल आउटकम्स। अब डेवलपमेंट हो जाएगा लोकल लेवल में इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स से, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2022 में मोर देन 5.17 करोड़ एसेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंड जियो टैग्ड अंडर द MG नरेगा, ठीक है। ये आप डायरेक्टली, दिस इज डेटा, यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे डेटा दे रखे हैं, है ना। जैसे एक डेटा हमारा ये हो गया, एक डेटा फॉर एग्जांपल एक ये भी डेटा ही है ना। और थोड़ी बहुत चीज़ें फैक्ट्स भी यहाँ पे थोड़े दे रखे हैं। सो दोनों कह सकते हो, फैक्ट्स एंड डेटाज। और बिलीव मी दीज फैक्ट्स एंड डेटाज मेक योर मेन्स आंसर वेरी गुड, है ना। तो जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो तो इन सब वैल्यूज़ का थोड़ा याद रखना कि मोर देन 5.17 करोड़ एसेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंड जियो टैग्ड, है ना, अंडर MG नरेगा। Right, then next is equity in healthcare. For example, WHO Alta Ata Declaration on Primary Healthcare in 1978 promoted decentralization of services among communities to achieve greater equity in access to healthcare. Water management. So water management क्या है? So decentralization brings government closer to people, aids in tapping traditional knowledge. Now Atal Bhujal Yojana is important. It aims at sustainable groundwater management. ठीक है? Sustainable community and sustainable groundwater management. Now, what are different issues that are associated with auditing of local bodies? So there are many issues also. For example, पहला issue है poor record keeping है, फिर lack of skilled personnel है। इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पढ़ सकते हो। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या है कि इश्यूज़ में जो आपका डिवीजन है ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंट एजेंसीज में, लाइक स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स एंड CAG, कैन क्रिएट कन्फ्यूजन एंड इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। फिर आउटडेटेड प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल जो फॉर्मेट एंड प्रोसीजर है मेंटेनेंस का वो फ्रेम डिकेड्स अगो एंड कंटिन्यूड। नाउ लो अवेयरनेस है, जनरल पब्लिक एंड लोकल कम्युनिटी मेंबर्स ऑफन लैक अवेयरनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेसेस। नाउ व्हाट इज़ वे अहेड? वे अहेड में सेकेंड ARC की रिकमेंडेशंस लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ऑडिट and accounting standards and formats of panchayat are prepared in such a way which is simple and comprehensible for the elected representatives of PRI, ठीक है। Let's move forward. The next second ARC की recommendation is independence of DLFA or any other agency, है ना। उससे क्या होगा, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे बाय मेकिंग ऑफिस इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। देन थर्ड इज ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लोकल बॉडीज शुड बी प्लेस बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। देन यू हैव एक्सेस टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी होना चाहिए। नाउ ईच स्टेट मे इंश्योर दैट द लोकल बॉडीज हैव एडिक्वेट कैपेसिटीज टू मैच स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। व्हाट इज CBI? तो CBI में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इन द वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट अगेंस्ट द यूनियन ओवर रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस बाय CBI डिस्पाइट रिवोकेशन ऑफ जनरल कंसेंट इन 2018। सो इन इस केस के अंदर इट अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी। अभी थोड़ा मीन्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, केस लॉ लिख दिया लेकिन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से अपहेल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट अगेंस्ट यूनियन ओवर रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस बाय CBI डिस्पाइट रिवोकेशन ऑफ इट्स जनरल कंसेंट इन 2018, ठीक है। मोर ऑन द न्यूज़। सो अंडर आर्टिकल 131 what is happening is state accused union of constitutional overreach and violation of federalism by unilateral employing CBI without state's prior consent. Article 131 deals
Article 131 deals with Supreme Court's original jurisdiction and dispute between center and one or more states. What is CBI? Let's understand कि CBI क्या होता है. So CBI का genesis है कि 1963 में establish हुआ था on the recommendation of Santhanam Committee Prevention of Corruption, है ना, 1962-64. Ministry of Personnel and Prevention, Pension Public Grievances status. It is a non-statutory, non-constitutional body and is governed by Delhi Special Police Establishment Act 1946. ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया में विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर. मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी. विजन इज कॉम्बैटिंग करप्शंस इन पब्लिक लाइफ, है ना. कॉम्पोजिशन, इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर. ठीक है. 2021 में प्रेसिडेंट प्रमलगेटेड 2 ऑर्डिनेंस टू एक्सटेंड टेन्योर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर अप टू 5 years फ्रॉम फिक्स टेन्योर ऑफ 2 years. Now, what is the types of cases investigated by CBI? कौन कौन से types of cases investigate किए हैं? एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स एंड सुओ मोटो क्राइम्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज कंसेंट ऑफ स्टेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 100% लिख के ले लेना, ये आपके प्रीलिम्स में आएगा. ये आता है. एक होता है जनरल कंसेंट, एक होता है स्पेसिफिक कंसेंट. तो जनरल कंसेंट में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, इसमें CBI is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with the investigation for every case. Section 6 of DSPE Act empowers state government to give or deny consent to CBI officer. ठीक है. ना स्पेसिफिक में CBI would have to apply for state government every. तो हर बार जब अप्लाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट को एंटर करने के लिए वो स्पेसिफिक का केस होगा, और जब अप्लाई नहीं करना है तो वो जनरल का केस होगा. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट CBI के क्या क्या है. सो ये देखो पूरा का पूरा प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में यूज़ कर सकते हो. एक है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट CBI डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड नो सच लीडर ऑफ अपोजिशन और सिंगल लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दैट हाउस. नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय CJI. देन द सेकेंड इज CBI वर्सेज RR किशोर 2023. इसमें क्या हुआ कि वही CBI से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है. सो देखो RR किशोर वाले केस में क्या हुआ. इट डिक्लेयर्ड दैट 2014 जजमेंट ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी डायरेक्टर, है ना, CBI एंड अनदर केस विच डिक्लेयर्ड सेक्शन 6 ऑफ DSPE एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इसने कहा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ये वाला केस था विच डिक्लेयर्ड 6A of DSP will have retrospective effect. This means that section 6A is held not to be in force right from the start, from the date of its insertion. Then you have CPIO CBI versus Sanjeev Chaturvedi 2024. इसमें Delhi High Court held that section 24 permits disclosure of information regarding allegation of human right violation and corruption, and exemption provided by the scheduled organization does not totally exempt CBI from purview of RTI Act. ठीक है. देन विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997. ये वाला केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन इसमें क्या हुआ, कॉमनली कॉल्ड द जैन हवाला केस SC had struck down the 1969 single directive of the union government, a consolidated set of instruction issued by CBI by various ministers on modalities of initiating and registering cases. ठीक है. Now what are the different concerns associated with CBI? So concerns में vacant post है. For example, vacancies in executive ranks, law officers, CBI are not being filled at the required places. Then you have lack of transparency, withdrawal of consent. Considering provisions of DSP at section 6, consent of state government is a prerequisite for any investigation, making investigation dependent upon the state's approval. Now देखो 9 states जो हैं have withdrawn the general consent, hampering the investigation of the cases. ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी. अब CBI के साथ ये भी है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज लॉस्ट. CBI हैज़ क्रिटिसाइज फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ सेवरल केसेस इन्वॉल्विंग प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस and mishandling several sensitive cases like the Bofors scandal, Hawala scandal, etc. फिर administrative hurdles हैं for conducting inquiry,
है ना, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ फंडिंग इशूज है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, पर्सनल ट्रेनिंग इक्विपमेंट और अदर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एडवर्सली हैम्पर्स इफेक्टिवनेस ऑफ सीबीआई। फिर लैक ऑफ ऑटोनॉमी, सीबीआई ऑपरेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड द गवर्नमेंट सिग्निफिकेंस रोल इन अपॉइंटिंग सीनियर ऑफिशियल्स रेजेस कंसर्न अबाउट एजेंसी इंडिपेंडेंस। नाउ व्हाट इज द वे अहेड? वे अहेड क्या है? So first of all, we have a recommendation of parliamentary standing committee on personal public grievance law and justice. So सबसे पहले है the director of CBI should monitor the progress made in filing up of vacancies, then maintain a case management system. Also there is a need to enact a new law and define the status, function and powers of CBI. Percentage of officers inducted through deputation at level of inspector of police be restricted to 10% and of 40% officers may be recruited through direct recruitment. ठीक है? Then publish case statistics and annual reports on websites. Now state consent clause should be removed only in such cases that are considered to be threat to nation's security and integrity. ठीक है, ये सारे important है. Now let's talk about the next topic, the constitution of India and France. So India and France का जो constitution है, let's talk about the similarities. इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ये क्यों है? फ्रेंच प्रेसिडेंट फॉर्मली एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू रनिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट अंटिल अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट. सो फ्रांस के अंदर कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है. फिर यू कैन से कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, ही हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू रनिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट टेक्स प्लेस. सो फ्रांस बिकेम रिपब्लिक फ्रॉम अ मोनार्की फॉलोइंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये तो सबको पता है ना. रिपब्लिक हुआ आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द टीपू सुल्तान, the ruler of Mysore in the late 18th century, planted the tree of liberty and his capital Seringapatam called himself Citizen Tipu. Now since then, France has numerous constitutions over the last 2 years, and the current one is the 5th Republic adopted in 1958. Now the first Republic came in 1793, following French, and the second 1848, and third in 1875, fourth in 1946. Now both the countries have written constitution. है ना. आइडियल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मॉन्टेस्क्यू के आइडिया हैं. ठीक है. बोथ द कंट्रीज आर पॉपुलर सोवरेनिटी वे सिटीजन्स एंजॉय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. अब इसके बाद बाई कैमरल पार्लियामेंट है दोनों में. फ्रांस में भी एक मेंबर ऑफ लोअर हाउस, जिसे नेशनल असेंबली बोलते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज से होते हैं लोअर हाउस में. वेराज मेंबर ऑफ अपर हाउस के अंदर अगेन जो हमारे इंडिया में है वहाँ पे भी इनडायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज होता है. अब सीधा है कि यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट फीचर्स. व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स? ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉपुलर सोवरेनिटी, पीपल एक्सरसाइज सोवरेनिटी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल एक्सरसाइज सोवरेनिटी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम. फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ पे पॉपुलर सोवरेनिटी की बात हुई. प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट. सो प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट इज elected indirectly for 5 years, no limit of number of terms. Now president is elected for a term of 5 years by direct universal suffrage. No one may carry out more than 2 consecutive terms. फिर you have system of government. System of government में क्या है? We have parliamentary form of government which is federal in structure with certain unitary features. Now यहाँ पे semi presidential system है. System features both a president elected by universal direct suffrage and prime minister with president having substantial powers. ठीक है. देखो, इंडिया में तो सिंपल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना, विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स. यूनिटरी बायस है इंडिया के अंदर. और वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल है. सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब जो दोनों प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, बट प्रेसिडेंट के पास में ज़्यादा पावर होती है. प्रेसिडेंट हैविंग सब्सटैंशियल पावर्स. नाउ द फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इसके अंदर. और फिर वापस से इंडिया में स्ट्रेंथ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइडेड है. Purview, competence, responsibility, task of each minister are not fixed. Responsibility, competence, purview of each minister is not fixed. They are freely determined by prime minister and the president. ये freely determined होते हैं, prime minister और president करते हैं. ठीक है. नाउ जस्टिस सिस्टम में बात करते हैं. तो इंडिया का जस्टिस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में, है ना. इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है.
ऑल्सो यहाँ पे अपीलेट सिस्टम भी है कि हम ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी डिवाइडेड है डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ में, लाइक लीगल जुरिस्डिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटीज़, है ना, इन्वॉल्वमेंट सिविल सोसाइटी, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है सिविल सोसाइटी का। आप सोच रहे हो अंडर आर्टिकल 19 सिविल सोसाइटीज़, अंडर आर्टिकल 19(1)(c) ऐसा नहीं है, है ना। वहाँ पे डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन, बट सिविल सोसाइटी की बात नहीं होती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल काउंसिल CESE, a consultative assembly whose primary purpose is to get civil society involved in government's economic, social and environmental policies. Now next is the election of prime ministers in Nepal. ये क्यों न्यूज़ में है? Recently श्री KP Sharma Oli was sworn in Nepal's prime minister for the 4th time एंड नई कोएलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है। सो इसकी न्यूज़ देखते हैं। सिंस मोनार्कीज अबॉलिशन 2008 में नेपाल हैज़ एक्सपीरियंस्ड 14 गवर्नमेंट्स हाईलाइटिंग इंस्टेबिलिटी। अनलाइक क्वासी फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इट एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव मेनी सिमिलर फीचर्स। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलैरिटीज़ देखते हैं क्या क्या है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। नंबर 1, यू हैव सेकुलर स्टेट्स, दोनों सेकुलर हैं। फंडामेंटल राइट्स दोनों में हैं। बाय कैमरल पार्लियामेंट, मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अंडर आर्टिकल, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 75, अगर आप ध्यान से देखोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का तो 75 आर्टिकल के अंदर ये दे रखा है। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल हेड और वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है and a prime minister is the real head of the government. Affirmative actions include provision for marginalized groups to promote inclusivity. Other features, every adult has a right to vote, multi-party political system, constitutional supremacy and so on. Now what is the reason for political instability in Nepal? Number 1, municipality system. Many parties representing different ethnic, regional and ideological interests make it hard for single party to secure a majority, leading to a fragile coalition government. Mixed electoral system. Unlike India, which follows first past the post system for elections of members of House, Nepal follows both first past and proportional representation. India में तो first past the post system follow होता है, ठीक है। Now proportional representation not only ensures broader representation and inclusivity, but it also contributes to proliferation of smaller parties which may hold significant sway in coalition government. ठीक है। Now let's talk about short news, है ना। short news में cabinet committee, व्हाट इज़ कैबिनेट कमेटी। अब इसमें ये पूरा का पूरा जो शॉर्ट न्यूज़ है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, सो कैबिनेट कमेटी, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमिटीज़। अबाउट कैबिनेट कमिटीज़, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में डिफाइंड है। द कैबिनेट कमेटी मेक यूज़ ऑफ कमेटी सिस्टम टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन स्पेसिफिक एरियाज। दीज इंक्लूड अपॉइंटमेंट, अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स. Also, apart from this, we have security, investment and growth, skill employment and livelihood. Now the political affair, अब देखो different committees कौन कौन सी हैं. So number 1 we have the political affairs committee, economic affairs committee, appointment committee are chaired by PM, and parliamentary affairs committee is chaired by the home minister. देखो prime minister कौन सी चेयर करते हैं और होम मिनिस्टर कौन सी चेयर करते हैं. सो द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी नंबर 1, द इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर करते हैं. पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो है ये होम मिनिस्टर करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? सो रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ एसेंशियल टू इंडियाज़ डाइवर्सिटी. CJI कहते हैं, जो कि चंद्रचूड़ जी हैं, ही सेज कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बस इसमें आपको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है. इट इज़ एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स दैट एनेबल प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इन लेटर्स बट ऑल्सो इन स्पिरिट. ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब. तो प्रीलिम्स में बस इतना इंपॉर्टेंट है. अब ये आपको एक्स्ट्रा कोट करना है तो आप कर सकते हो कि जॉर्ज ग्रोट ने क्या लिखा था इसके बारे में कि बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्ट्रेंट. अकॉर्डिंग टू B.R. Ambedkar, constitutional morality is necessary for peaceful working of democratic constitution and so on. Now constitutional provisions related to constitutional morality. So fundamental rights है, rights against arbitrary use of state power. Fundamental duties है, separation of power, judicial review for legislative executive actions, legislative oversight of the executive,
देन हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स हैं जो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। तो सबसे पहले कृष्णमूर्ति केस है 2015 का। वी हैव जस्टिस केस पुत्तस्वामी राइट टू प्राइवेसी। नवतेज सिंह जोहर केस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोसाइटल मोरालिटी अंडर स्ट्राइकिंग लॉ ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज the reconstitution of Niti Aayog. Since the term of Aayog bearing Chief Executive Officer CEO is coterminous with the term of Union Government, the reconstitution was due since the formation of new government in June earlier this year. Now the National Institution of Transforming India क्या है? So एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है, 2015 में बना था, रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट रिप्लेसिंग अर्सवेल प्लानिंग कमीशन। कंपोजिशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके अंदर, गवर्निंग काउंसिल PM CMs ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ UT, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है। Now vice chairperson Niti Aayog full-time members. Now ex-officio members including maximum 4 members of Union Council of Ministers. Special invitees include experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge. Also we have regional councils. Regional council क्या है? Basically to address specific issues and contingencies impacting more than one state or regions. Then you have CEOs appointed by Prime Minister for विच इज़ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक सीनियर IAS ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर ट्विन मैंडेट्स टू ओवरसी अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDGs इन द कंट्री, cooperative and cooperative federalism among states and UTs. So what is the role of नीति आयोग in India's development agenda? So development agenda में क्या रोल है नीति आयोग का? So cooperative federalism होता है। Now Team India involving all the states work towards a national development agenda. Competitive federalism promotes healthy competition among states through transparent rankings, for example ADP, SDG, India Index. Also we have regional and sector wise interventions, Niti Forum for Northeast projects, Saath Hai sustainable action for transforming human capital, education, etc. Then what is article number 341 है ना, this is in news. So article 341 न्यूज़ में है। So सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है दैट स्टेट कांट ऑल्टर द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट पब्लिश अंडर आर्टिकल 341। सो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट होता है। सो अंडर आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट कैन ऑफिशियली डेजिग्नेट सर्टेन ग्रुप्स एज शेड्यूल्ड कास्ट और स्पेसिफिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। फॉर स्टेट दिस इज डन आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर। द डेजिग्नेशन में इंक्लूड इंटायर कास्ट, रेस, ट्राइब्स और सब ग्रुप्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ include in or exclude from the list of scheduled caste. Now the next is the Punjab returns bill passed by Punjab Legislative Assembly. President returns the bill passed by Punjab Legislative Assembly. So इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली एक पंजाब यूनिवर्सिटीज़ लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 था, इसको रिजर्व किया था गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 201 फॉर द प्रेसिडेंट असेंट के लिए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि रिटर्न कर दिया वापस से पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली को। और आपको पता होगा कि जब ये आर्टिकल जो आर्टिकल 201 है, ये प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट वेटो की। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वेटो? कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट के बिल को मना भी कर सकता है। ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ स्टेट फॉर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, देखो आर्टिकल 200 में तो क्या होता है कि गवर्नर की पावर होती है रिगार्डिंग बिल। ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 201 है, आर्टिकल 201 वो बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन की बात करता है। तो गवर्नर की पावर तो अंडर आर्टिकल 201 आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें कि बिल रिकमेंड कर रहा है गवर्नर रिकमेंड कर रहा है प्रेसिडेंट को, तो वो अंडर आर्टिकल 201 होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर अदर पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बिल, है ना। व्हाट आर अदर पावर्स ऑफ गवर्नर ऑन स्टेट बिल्स? So other power, once a bill is passed by state legislature assembly, it is presented to the governor who is vested with 4 options: grant assent, withhold assent, and he can also return the bill for reconsideration, है ना। रिटर्न में क्या होगा कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से पास करती है विदाउट अमेंडमेंट, गवर्नर इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। लेकिन चौथे ऑप्शन में अगर बिल प्रेसिडेंट को दे देता है, तो इस केस में जो स्टेट का रोल होता है, मतलब स्टेट में जो गवर्नर का रोल होता है, वो ओवर हो जाता है। तो अब गवर्नर इस बिल को नहीं देखता है, ये पूरा का पूरा
प्रेसिडेंट देखते हैं। सो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार रिटर्न करेंगे, दूसरी बार अगर वापस से बिल आता है तो वो गवर्नर के पास नहीं सीधा प्रेसिडेंट के पास आएगा, और प्रेसिडेंट अगर उनको मना करना चाहें तो मना कर देंगे और वो एप्लीकेबल नहीं होगा फिर, ठीक है ना। लेट्स टॉक कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये जो जजमेंट्स है ना, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंस में, प्रीलिम्स में, सब में यूज़ कर सकते हो। सो स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023, गवर्नर कैन नॉट वेटो लेजिस्लेचर बाय सिंपली विदहोल्डिंग असेंट टू बिल, ही मस्ट रिटर्न बिल टू असेंबली ऑन विदहोल्डिंग असेंट, है ना। ये रिसेंट अमेंडमेंट है कि गवर्नर कैन नॉट होल्ड वेटो बाय सिंपली विदहोल्डिंग असेंट टू बिल, है ना, विद होल्ड नहीं कर सकता, पॉकेट वेटो, ही मस्ट रिटर्न द बिल ऑन विद होल्डिंग एसेंट। फिर दूसरा है आपका शमशेर सिंह केस 1974। यहाँ पे तो देखो ये होल्ड नहीं कर सकता और रिटर्न करना ज़रूरी है। शमशेर सिंह केस 1974 में क्या है कि गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज ए डिस्क्रिशनरी पावर वाइल withholding assent or returning a bill. They are required to act as per the advice of Council of Ministers. Now Supreme Court, so basically इसमें क्या हो रहा है कि Council of Ministers जो एडवाइस करेगा उसके बेसिस पे the governor is required to act. और अंडर आर्टिकल 163 आपको पता होगा, जैसे सेंटर में अंडर आर्टिकल 74 होता है, यहाँ पे 163 के अंडर गवर्नर को बात माननी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। नाउ व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। मिनरल टैक्सेशन पे क्या बात हुई है। सो सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेड दैट स्टेट have power to levy taxes on mineral rights. Supreme Court in a 8:1 ruling held that the power of state legislature to tax mining land is not limited by the Parliament Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. One dissenting judgment cautioned by adverse consequences of giving mineral taxation rights to states are also there, right? Now what a key observation, entry 50 of state list and Parliament says that power to tax mineral rights is enumerated in entry 50 of state list, ठीक है। Parliament cannot use its statutory power with respect to that subject matter. Parliament can impose limitation on state mineral taxation via laws, but the MMDRA has no specific provision. Entry 54 of list 1 union list pertains to union power over mineral as regulatory and does not include taking authorities, ठीक है। Also the term land in entry 49 of list 2 includes the mineral bearing lands, granting states and competence to tax such lands. Court overruled its 1989 judgment and held that royalty is not within the nature of a tax and did not come under MMDRA, ठीक है। Now MMDRA क्या होता है, regulates the mining sector in India and provides for following type of licenses. Following type of licenses provide करता है, कौन कौन से type of licenses provide करता है, reconnaissance permit, prospecting licenses, mining leases, composite license and extractions. Now let's understand कि what is 2023 का amendment MMDRA में क्या है। So amendment added exploration license for deep seated and critical minerals which permits reconnaissance and prospecting operations. It also empowers central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals, ठीक है। MMDRA आपको पता ही है कि MMDRA का जो ये वाला स्पेशल एक्ट है ये मिनरल्स को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 की रूलिंग के साथ हेल्ड किया था, बताया था कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की टू टैक्स माइनिंग लैंड इज़ नॉट लिमिटेड बाय पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट लिमिट नहीं करता है, पार्लियामेंट का जो ये वाला एक्ट है मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन MMDRA 1957, ठीक है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू रिमूव सर्टन, इट ऑल्सो remove certain minerals from the list of atomic minerals such as lithium, beryllium and titanium. Now what is the foreigners tribunal? foreigners tribunal क्या है, यहाँ पे होता क्या है पहले तो ये देखो। recently overturned a decision of Assamese foreign tribunal and declared a resident of state as Indian citizen, ठीक है। so authority power क्या होती है, बेसिकली ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं established under foreign tribunal order 1964 by central government according to section 3 of foreign act 1946.
authority क्या है? It has only foreign tribunals have the power to declare a person as a foreigner. Now, thus being excluded from National Register (NRC) in Assam does not automatically classify a person as a foreigner. है ना? ठीक है, ये हो गया फॉरेन ट्रिब्यूनल्स. सो देखो, दस इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी इन असम एंड डज नॉट ऑटोमेटिकली क्लासीफाई अ पर्सन एज फॉरेनर. अब इसके अंदर पावर क्या क्या होती है? सो पावर में इसमें ऐसा लिखा है कि इट हैज़ अ पावर ऑफ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर 1908. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. Sorry, not a constitutional, it is a statutory body. It is in the Right to Information Act 2005, greater access to information. Function is to receive, inquire into complaints of any citizens into RTI. 10 मेंबर होते हैं मैक्सिमम, है ना. इसी एक CIC होता है और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं. कंसिस्ट बेसिकली अपॉइंटमेंट कौन करता है? PM, लीडर ऑफ पोजीशन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स. और टेन्योर CIC शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. Now let's understand what is common service centers. Common service centers क्या होते हैं? Centers special purpose vehicle CSC which oversees implementation of CSC scheme celebrate 15 years of its establishment, है ना. अब बात करते हैं कि what is this CSC and SPV. So it is set up by Ministry of Electronics and Information Technology in the Companies Act 1956. It provides a centralized collaborative framework for delivery of services to citizens through CSCs. इसका विजन है to develop CSCs as a reliable and ubiquitous IT-enabled network of citizen service points. अब देखो कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं, ये सीधा का सीधा प्रीलिम्स में आ जाता है. सो देख लेते हैं होता क्या. इट इज़ अ वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP अप्रूव्ड इन 2006. बेसिकली when we are talking of this, other 2 pillars of NEGP include connectivity and national data bank and state data centers. Now, CSCs are front-end delivery points for government, private and social sector services to rural citizens of India in integrated manner. अब ये pan India network है catering to regional, geographic, linguistic and cultural diversity of the country. Services offered by CSCs include G2C Aadhaar services, B2C Bharat Bill Pay System, mobile DTH, financial services, banking, insurance, pensions, among others. And significance क्या है CSCs का? So let's understand. We have digital inclusion. So CSC bridge the digital divide, है ना. Employment generation, CSC provide training programs to enhance digital literacy. Others में financial inclusion, rural business support and so on. Now let's talk about what is CSC 2.0 का scheme. CSC 2.0 का scheme 2015 में लॉन्च हुआ था to set up at least one CSC in each of the 2.5 lakh gram panchayat across the country. Aims to consolidate service delivery through universal technology platform. Key features: standardization of services, encouraging more women as village level entrepreneurs, etc. Now let's understand what is the संपूर्णता अभियान. संपूर्णता अभियान क्या होता है? So नीति आयोग launched a संपूर्णता अभियान which is a 3-month campaign to achieve saturation of 6 key indicators in aspirational districts of 6 key indicators in aspirational blocks. So districts and blocks are under aspirational district program and aspirational blocks program respectively. Now key indicator across aspirational district include, अब कौन कौन से indicators हैं जो aspirational district में हम include कर सकते हैं? तो देखो soil health cards, है ना, percentage of school with functional electricity at secondary level and percent of children fully immunized. ठीक है. Also we have key indicators across aspirational blocks include percent of person screened for diabetes and hypertension, percentage of SHGs that have been received revolving fund. ठीक है. Now let's talk about what are different aspirational district block programs, districts and block programs. So aspirational district and blocks program में बात करें, so we have एस्पिरेशनल नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बेसिकली नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2018 में. और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इट वाज लॉन्च इन 2023 अंडर द नीति आयोग. नाउ एम्स टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री. डिस्ट्रिक्ट वाला और जो ब्लॉक वाला है एसेंशियल सर्विसेज common services in 500 blocks across the country. Now it focuses on 5 themes. पहला है health, nutrition and education.
Then you have agriculture, water resources, financial inclusion and skills डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये 5 चीज़ हो गई. और ये भी अपना 5 थीम पे फोकस करता है. स्पेशल ब्लॉक में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लाइट सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज दिस कि प्रोग्रेस क्या होता है. प्रोग्रेस इज मेजर्ड इन 81 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. और प्रोग्रेस यहाँ पे 40 इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट में मेजर होता है. सो दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, है ना, फैक्चुअल थिंग्स है. इवन आप इसको भी ग्रीन से कर सकते हो, फालतू का मैंने इसको येलो से कर दिया. यहाँ पे 81 इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे 40 इंडिकेटर्स हैं ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, ओके. एंड विद दिस वी कंप्लीट अपना पॉलिटी का एक बार हमने कंप्लीटेड एक बार पूरा देख लिया है. तो एक बार वापस से देख लेते हैं फास्टली हमने क्या क्या किया. हमने पहले देखा स्पेशल पैकेजेस क्या होते हैं. ठीक है, ओके. देन वी हैव सीन द ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज. ऑडिटिंग क्या होती है लोकल बॉडी की. देन वी saw the Central Bureau of Investigation, CBI. ठीक है. Then we saw the Constitution of India and France. क्या इसमें सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं और किस बेसिस पे है. ठीक है. Then we saw election of Prime Minister in Nepal. क्यों? क्योंकि KP शर्मा ओली was sworn in as a Nepal Prime Minister for 4th time. फिर ये हमने जो शॉर्ट्स हैं ये देख लिए, न्यू शॉर्ट्स. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यू शॉर्ट्स. And with this we complete. Next is instability in India. मैं क्या करता हूँ, okay, rather I should first, okay, ठीक है. instability in India's neighborhood. Let us start with instability in India's neighborhood. मैं सोच रहा था कि क्या अपन बस पॉलिटी ही रखें, क्या वही बहुत है. पॉलिटी रखते हैं, फिर अपन आया रखेंगे, फिर अपन क्योंकि इट टुक मी अराउंड 56 मिनट्स टू कंप्लीट पॉलिटी, है ना. तो इस हिसाब से 1 घंटा और लगेगा. एक घंटा आपको सब में लगेगा. IR में भी 1 घंटा लगेगा, है ना. और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है दैट इज इकोनॉमी में भी 1 घंटा लगेगा. 3 घंटा यहाँ लगेगा. ठीक है. सिक्योरिटी में बात करते हैं. ठीक है. फिर एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है. सोशल इश्यूज, आई थिंक वी शुड कीप इट शॉर्ट. ओके, आई विल अपलोड IR tomorrow. आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर अस टू कंप्लीट. ये मेरे को लग रहा था कि हम 2 घंटे में पहले इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट सॉरी फॉर दैट. आई थिंक पॉलिटी ही करते हैं आज. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, आई फील ना, बहुत बड़ा हो जाएगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू IR कंप्लीट करते हैं जुलाई का. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा पॉलिटी का. ओके, यू कैन वॉच द नेक्स्ट. अब मैं कल अपलोड करूँगा IR के ऊपर. एंड दिस इज़ पॉलिटी. सो वी हैव डन विथ पॉलिटी. ओके, सो लेट्स स्टॉप द सेशन. Thank you for joining, and I'm new to YouTube, and if you like my content then please support me, and you can connect with me through this platform on YouTube. So thank you very much guys. Okay.